अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक नई जर्नी का आगाज़ करने वाले हैं क्लास 9 के लिए। सही है, क्लास 9 की बायोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं। तो उसका आज हमारा पहला चैप्टर है। सही है, और पहले चैप्टर के आज के लेक्चर में हम देखेंगे उसकी बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी डिविजन्स और उसकी ब्रांचेस। सही है, फिर मजीद अगले लेक्चर में उसके पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बायोलॉजी के बारे में। सही है, तो देखो भाई, बायोलॉजी का वर्ड जो अगर आप देखो, बायोलॉजी का वर्ड दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। एक है बायो और एक है लॉजी। सही है, बायो का वर्ड बायो के वर्ड का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी निकला हुआ है लोगोस से, जिसका मतलब होता है स्टडी। सही है, तो अगर हम आम आसान सी जुबान में कहें तो हम कह सकते हैं कि भाई लाइफ के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। सही है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई ये एक साइंस की एक ब्रांच है। क्या किसकी ब्रांच है? साइंस की ही एक ब्रांच है कि भाई इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है, which deals with the study of life। सही है, लाइफ के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मतलब आप साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सही है, क्योंकि बायोलॉजी में ही आपको लाइफ के बारे में मिलेगा। सही है, अच्छा अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक लफ्ज है लाइफ। तो लाइफ किस चीज को मानते हैं हम कह सकते हैं? सही है, तो आपकी बुक में ही एक सवाल है कि व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को ऐसे डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कुछ प्रोसेस हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई चीज जो है ये प्रोसेस कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि भाई उसमें लाइफ है, उसमें जिंदगी है, वो एक जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, तो लाइफ कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग प्रोसेस, कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस। सही है, जिसमें से पहला है हमारे पास रेस्पायरेशन। सही है, रेस्पायरेशन का मतलब क्या है भाई? सांस लेने का अमल। सही है, दूसरा हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है भाई? खाने को हजम करने का अमल। ये भी एक लाइफ का ही एक प्रोसेस है। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है। एक है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कर रहा है यानी उसमें लाइफ है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से भाई? एक होता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म। सही है, इसको हम आगे जाके डाइजेशन वाले चैप्टर में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैटाबॉलिज्म हमारे पास होता है, देखो भाई, कैटा काटा। सही है, कैटा काटा से ही आप समझ सकते हो कि भाई ये वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक बड़ी चीज को काट के दो या दो से ज्यादा छोटी चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बड़ी चीज को तोड़ के उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। सही है, तो जब ऐसा बड़ी चीज को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस बनाए जाए तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिज्म। लेकिन अगर छोटे छोटे पीसेस से को मिला के, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। सही है, तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं भाई ये हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। सही है, ये तीन प्रोसेस ये हो गए। एक हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में कौन सा अमल होता है? वो अमल जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार अपने जैसे दूसरे जानदार बना सके। सही है, जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं। सही है, तो वो इंसान अपनी तरह के जानदार बनाते हैं जैसे जानवरों के होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक चीज हमारे पास होती है ग्रोथ। अगर कोई चीज ग्रोथ कर रही है यानी बढ़ रही है, ग्रोथ यानी बढ़ रही है, यानी वो ग्रो कर रही है, उसका कद बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। सही है, ये चीज हमारे पास कहलाती है ग्रोथ। ये भी लाइफ का ही एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस हमारे पास होता है डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट क्या होता है, देखो भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं कि भाई ग्रोथ का हम बात करते हैं तब जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जब वो बढ़ रहा होता है उसको हम कहते हैं कि भाई ये इसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन पैदा होने से पहले जो भी उसके साथ अमल हो रहा होता है वो कहलाती है डेवलपमेंट। जैसे जब रिप्रोडक्शन होती है तो मेल और फीमेल के मिलाप से हमारे पास एक बेबी बनता है, सही है। लेकिन वो किस तरह से बनता है कि भाई जब मेल का सेल जिसका नाम होता है स्पर्म और फीमेल का सेल जिसका नाम होता है ओवम, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सेल जनरेट होता है जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो, सही है। इसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, बढ़ता रहता है और इससे आगे जाके एक बेबी बनता है, सही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट, सही है। लेकिन जब वो बेबी दुनिया में आता है और दुनिया में आने के बाद जब वो बढ़ता है, जब उसके हाइट बढ़ती है या उसका हम कह सकते हैं जो भी उसमें चेंजेस आ रही होती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, सही है। तो दुनिया में आने से पहले जो भी अमल उसके साथ हो रहा होता है वो डेवलपमेंट कहलाता है। दुनिया में आने के बाद उसके साथ जो अमल हो रहा होता है वो ग्रोथ कहलाता है, सही है। अच्छा भाई अगला जो 6 प्रोसेस हो गए, एक होता है कि भाई इरिटेबिलिटी, इसको हम दूसरे अल्फाज में सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी क्या है कि भाई आपको किसी चीज का मतलब आपको कोई सिग्नल मिलने को कहते हैं हम स्टिमुलस, सही है। आपके पास कोई स्टिमुलस है, जैसे मिसाल ले लो, मान लो हमें कोई कांटा चुभता है, कांटा चुभने के पैर में कांटा चुभा तो हम करते क्या, पैर को डायरेक्ट झटके से ऊपर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई हमें दर्द होता है। और दर्द किस चीज की वजह से होता है? क्योंकि भाई हमारे अंदर सेंस करने की एबिलिटी है, सेंस करने की ताकत है जो कि अल्लाह ताला ने किस चीज से डाली, दिमाग में, सही। दिमाग जो हमारे है वो हर चीज को सेंस करता है, सही। जैसे ही कांटा चुभता है तो वहां से रिसेप्टर हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई कांटा चुभा है, दर्द हो रहा है, पैर हटाओ, सही। तो इस चीज को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। इसको आगे जाके मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस क्या है कि भाई अगर आप किसी चीज को सेंस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, यानी आपको कोई सिग्नल आ रहा है और आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, तो आप मतलब किस चीज का अमल कर रहे हो, सेंसिटिविटी का अमल कर रहे हो, इरिटेबिलिटी शो कर रहे हो, सही है। ये हमारे पास सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी कहलाती है। अच्छा भाई अगला जो अमल है वो है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है भाई, नाम से ही जाहिर है कि किस चीज को बाहर निकालना है, सही है। तो एक्सक्रीशन में हमारे पास होता क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो अंदर खाना है वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। हजम होने के बाद जो उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट यानी जो फायदेमंद होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो अनयूजफुल, जो टॉक्सिक होते हैं, जो गैर फायदेमंद, जो नुकसानदेह होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जो गैर फायदेमंद टॉक्सिक जो होते हैं उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। उस बाहर निकालने के अमल को हम कहते हैं भाई एक्सक्रीशन, सही है। और एक और हमारे पास प्रोसेस होता है जिसका नाम है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है भाई, मूवमेंट माने हरकत करना, सही है। अब आप कहोगे कि भाई प्लांट्स भी जानदार है लेकिन वो तो मूवमेंट नहीं करते। यहाँ पे मूवमेंट से मुराद है कि हिलना डुलना, सही। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह जाने को उसको हम कहते हैं अल्लाह आपका भला करे लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन मूवमेंट का मतलब जैसे मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, सही है। अपना सर हिला रहा हूँ, ये भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, सही है। इस तरीके से प्लांट के पत्ते हिलते हैं, प्लांट की टहनियाँ हिलती है पौधों की, तो वो पौधों की टहनियाँ बेंड भी होती है, झुकती हैं, ये सारी उसकी क्या है, मूवमेंट। लेकिन अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाए ऐसे, तो ये कहलाते हैं उसकी लोकोमोशन, सही है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क है, सही है। ये है हमारे पास लाइफ की डेफिनेशन। अब जरा हम आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, जो हमारे पास बायोलॉजी की डिविजन है। तो बायोलॉजी और लाइफ का तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सही है। बायोलॉजी की डिविजन अलग है लेकिन इसकी ब्रांचेस भी अलग ही हैं, सही है। डिवीजन अलग है और ब्रांचेस अलग है। बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसके नाम है बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। भाई कितने पार्ट में डिवाइड किया गया?
3 पार्ट में, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी को हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है भाई, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। सही है। जूलॉजी, जू से ही आपको समझ आ रहा होगा, जू में क्या होता है हमारे पास एनिमल, जू का मतलब भी होता है हमारे पास एनिमल, यानी आप अगर एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो, डिवीजन पढ़ रहे हो बायोलॉजी की, जूलॉजी पढ़ रहे हो। सही है। बॉटनी का यहाँ पे बोटेन का मतलब होता है प्लांट्स। सही है, ग्रीक वर्ड है बोटेन जिसका मतलब होता है प्लांट्स। मतलब अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो आप किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, प्लांट्स के बारे में। माइक्रो का मतलब होता है छोटी सी छोटी चीज, स्मॉलेस्ट, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसको आप अपनी आम आंखों से ना देख पाओ, सिर्फ किससे देख पाओ, माइक्रोस्कोप से देख पाओ, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही है। और उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मतलब आप कौन सी डिवीजन पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो। अगर हम इसके बारे में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, जूलॉजी। सही है। बॉटनी के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि भाई द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या लिख देते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं तो हम यहां लिख देंगे सच एज बैक्टीरिया, etc., which cannot be seen by नेकेड आइज। नेकेड आइज का मतलब होता है ये जो हमारी आम आंखें हैं इससे अगर हम देख नहीं पाए उस ऑर्गेनिज्म को, और ऐसे ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करें तो इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। सही है। ये हमारे पास बायोलॉजी की डिविजन्स, 3 डिविजन्स थी जो कि हमने समझ ली है। अब आते हैं जरा इसकी ब्रांचेस पे, 15 ब्रांचेस है इसकी, बारी बारी एक एक को समझते हैं। सही है। अच्छा तो भाई अब हम देखने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये जो आपको इतना भरा भरा बोर्ड नजर आ रहा है तो आप इसको देख के डरना मत, बहुत ही आसान है। 15 ब्रांचेस है, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है। नाम से ही ब्रांच ने समझ में आ जाना है कि भाई इस ब्रांच में करना क्या है। सही है। पहले पार्ट में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का पहला जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हम कहते हैं, मॉर्फ जो लफ्ज है इसका मतलब होता है फॉर्म, यानी शक्ल, यानी बाहरी जो शक्ल है। अगर आप बाहर एक्सटर्नली यानी बाहर से ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो, उसकी पहचान अगर एक्सटर्नली कर रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजी कर रहे हो। सही है। आप उसकी क्या कर रहे हो, मॉर्फोलॉजी कर रहे हो। सही है। तो लॉजी का मतलब वैसे ही स्टडी होता है, लेकिन जो मॉर्फ का मतलब होता है वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्म। सही है। तो इसमें हम करते क्या है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शक्ल या उसकी बनावट कहाँ से, एक्सटर्नल यानी बाहर से। एक्सटर्नली अगर हम बता रहे हैं तो हम उसकी क्या स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर यानी उस बॉडी को काट के उसको खोल दिया, ओपन कर दिया किसी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, और उस कट करने का उसके इंटरनल पार्ट्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एनाटॉमी। सही है। क्योंकि यहाँ पे एना का मतलब होता है पार्ट और टॉम का मतलब होता है, टॉमी जो निकला हुआ है ये निकला है टॉम से, तो इसका मतलब होता है कटिंग। सही। टॉमी वैसे क्या करता है, कुत्ता काटता ही है। सही है।
ऐसी मजाक करा, सही है। तो सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि भाई आप नाम से समझ आ रहा है कि भाई सेल के बारे में स्टडी करनी। अच्छा, सेल होता क्या है, आपने 7-8 में भी पढ़ा होगा कि भाई हमारी जो बॉडी जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है जिसको हम सेल कहते हैं, सही है। छोटे छोटे यूनिट से हमारी बॉडी मिलकर बनी है जिसको हम सेल कहते हैं। इस सेल के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे उसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें गोल्जी बॉडीज होते हैं, इसमें हमारे पास लाइसोसोम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। इसका अलग से एक चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, सही। तो अगर आप सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सही है। और अगर आप हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हो तो हिस्टोलॉजी में हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, टिश्यू ये होता है कि भाई बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक चीज बनाते हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या बना है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास ऑर्गन बना है। बहुत सारे ऑर्गन जब हमारे पास मिलते हैं तो हम बोलते हैं भाई ऑर्गन सिस्टम बना है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब हमारे पास मिलते हैं तो हम कहते हैं भाई ये पूरी की पूरी एक लिविंग बॉडी खड़ी हुई है। ये हम आगे जाके इसका ये पूरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, सही। तो टिश्यू क्या होता है, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो उससे बनने वाला जो चीज होती है क्या होती है, कहलाती है टिश्यू। तो अगर आप टिश्यू के बारे में, टिश्यू का स्ट्रक्चर बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो यानी आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो, हिस्टोलॉजी की, सही है। फिर उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजिक्स में निकला है, फिजिक्स कहते हैं नेचर को, सही है। नेचर से मुराद क्या है कि भाई इसके हाव भाव, इसके चाल डाल, इसके जो फंक्शन है वो। तो अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस देख रहे हो तो आप मतलब उसकी क्या पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी देख रहे हो, सही है। उसके बाद आता है टेक्सोनोमी। अच्छा, टेक्सोनोमी क्या है, टेक्सोनोमी एक बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की। इसका मैं अगर वर्ड का मतलब आपको बताऊं तो टेक्सोनोमी का मतलब होता है, टेक्सो निकला हुआ है टेक्सिस से। किससे निकला हुआ है, टेक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, या फिर हम लिख सकते हैं ग्रुपिंग। और नोमोस कहते हैं नेमिंग को, सही है। नोमोस का मतलब होता है नेमिंग और टेक्सिस का मतलब होता है ग्रुपिंग। तो नाम से समझ आ रहा है कि भाई आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग और ग्रुपिंग करोगे। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे दूं, जैसे इस टेक्सोनोमी की जरूरत क्यों पड़ी, टेक्सोनोमी की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मिसाल के तौर पे हम इंसानों को उर्दू में इंसान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ह्यूमंस कहा जाता है, किसी और जुबान में इसको क्या कहा जाता है, किसी और जुबान में इसको क्या कहा जाता है, सही है। तो बहुत मुश्किल क्रिएट हो रही थी, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इसको हल करने के लिए ये निकाला गया कि भाई एक बायोलॉजी की एक लैंग्वेज निकाली जाए जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को सारे उसी नाम से पुकारा जाए, सही है। तो इसीलिए अब बायोलॉजी में ह्यूमंस को यानी इंसानों को कहा जाता है होमो सेपियंस, सही है। जैसे मेंढक, उर्दू में मेंढक और इंग्लिश में फ्रॉग, लेकिन बायोलॉजी की जुबान में उसको कहते हैं राना टिग्रीना, सही है। ये जो सारे नेमिंग है ना, ये इसको अब अगर आप किसी भी बायोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसका आप राना टिग्रीना बोलोगे तो वो समझ जाएगा डायरेक्ट कि भाई ये फ्रॉग के बारे में बात कर रहा है, सही है। लेकिन अगर आप उसको किसी और जुबान में बात बोल के दो तो शायद वो समझे और शायद वो ना समझे, सही है। तो इसीलिए ये नेमिंग और की गई। और ग्रुपिंग जो है ना, ग्रुपिंग इसलिए की गई कि भाई वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खसूसियात यानी करेक्टर्स में आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक जैसे करेक्टर्स हैं अगर उसके, तो उनको अलग ग्रुप में डाल दिया गया, और जिसके उससे मुख्तलिफ करेक्टर्स है उसको अलग ग्रुप में डाल दिया गया, सही है। तो इस तरीके से नेमिंग की गई, इसको भी आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, सही है। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि भाई इंसान की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है, लेकिन डीएनए में भी कुछ खास कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं जीन। उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आप जब इंसान बन रहे होते हैं तो इंसान के बालों का कलर कैसा होगा, उसके नाखून कैसे होंगे, बाल कर्ली होंगे या हाइट उसकी कितनी बढ़ेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो कहाँ होती है, जीन में होती है, सही है। अब जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो
कि भाई अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इसके कद जो है इसके अब्बा पे गए, इसकी शक्ल इसके अम्मा पे गई, नाक पप्पो पे, कान खाला पे, दादी पे, इस पे गई है। सही है। तो होता क्या है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की कुछ खसूसियात लेके पैदा होते हैं। सही है। इसी को हम जब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की कुछ करेक्टर्स को अपने अंदर ट्रांसमिट करते हैं, अपने अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है कि भाई पेरेंट्स के करेक्टर्स का बच्चों में ट्रांसफर होना। सही है। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं कि भाई ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। इस चीज की जो स्टडी है इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। सही है। अच्छा भाई, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से जाहिर है इन्वायरमेंट के बारे में है कि भाई इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है जैसे कि हवा, पानी, ये वगैरह हो गया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इन दोनों का आपस में रिलेशन और ये दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या इफेक्ट छोड़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करना, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। जैसे पानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत फायदेमंद है। सही है। जैसे हवा के बगैर इंसान सांस नहीं ले सकता। सही है। ये सारे जो है तो ये इसके फैक्टर्स इफेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के। सही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिलेशन है, रिलेशन किस चीज का? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हमारे पास एनवायरनमेंट में होते हैं, और उनके आपस में एक दूसरे के इफेक्ट जो है वो देखते हैं हम किसमें? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अभी मैंने आपको जब मैं लाइफ का बता रहा था तो आपको उसमें एक प्रोसेस मैंने बताया डेवलपमेंट में मैंने क्या बताया कि भाई जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है तो उससे एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो फिर डिवाइड होता रहता है। एम्ब्रियो बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन वो डिवाइड होके एक बेबी बना लेता है। सही है। तो इसी एम्ब्रियो के बनने और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सही है। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पैलियंटोलॉजी में क्या होता है कि भाई हम जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो पुराने जानदार थे, जो कि अभी नहीं है, उसके बारे में पढ़ना हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप डायनासोर का नाम सुना होगा फेमस, इसमें कि भाई डायनासोर पुराने जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। सही है। तो पुराने जमाने के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी करें विद द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स कहते हैं कि भाई उनकी जो हड्डियां होती हैं, जो उनके बचे कुछ निशानात होते हैं, उनके जब मिलते हैं तो हम उसकी मदद से उन एनिमल्स की स्टडी करते हैं कि भाई वो एनिमल्स कैसे होंगे, उनके क्या क्या फंक्शन रहे होंगे, से किस तरह से वो एक दूसरे से बर्ताव कैसा हो रहा होगा। सही है। तो इस चीज को हम कहते हैं पैलियंटोलॉजी। सही है। कि भाई पुराने रिमोट पास्ट का मतलब ही क्या है? पास्ट का मतलब जो पुराने, सही है, माजी में जो ऑर्गेनिक लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियंटोलॉजी। लेकिन उसकी स्टडी किसकी मदद से की जाती है? फॉसिल्स क्या होते हैं भाई? उनके जो बचे कुछ निशानात होते हैं। सही है। अच्छा भाई, बायोटेक्नोलॉजी भी बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि बहुत काम आती है। सही है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का, बहुत ही सबसे आसान एग्जांपल है इंसुलिन को पहले ये गाय वगैरह के जो अंदर एक वो था उससे बन लिया जाता था, लेकिन अब हर किसी के लिए एक बंदे की इंसुलिन के लिए हर गाय को मार तो नहीं सकता ना। अगर एक बंदे को इंसुलिन की जरूरत है उसके लिए गाय ज़िबा कर दी, दूसरे के लिए ज़िबा कर दी, तीसरे के लिए ज़िबा कर दी, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए फिर एक टेक्निक निकाली गई। टेक्निक क्या निकाली गई कि भाई बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास, उनके जीन में की गई रद्दोबदल। जीन क्या है भाई? जिसमें हमारे पास जो करेक्टर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। तो बैक्टीरिया के जीन में की गई रद्दोबदल की गई किस चीज के लिए? ताकि हम उससे इंसुलिन बना सके। सही। तो अब जो इंसुलिन बनता है वो हमारे पास बैक्टीरिया से हासिल होता है। सही है। तो बैक्टीरिया के जीन में की गई रद्दोबदल का मतलब होता है मैनिपुलेशन। सही है। तो जब हम मैनिपुलेशन करते हैं किसमें? जीन में। सही है। किस लिए? कि ताकि उस जीन में क्या हो जाए? चेंजेस आ जाए। किसमें? उस जीन के स्ट्रक्चर में और उस जीन के लोकेशन में। याद रखना कि भाई जब जीन के स्ट्रक्चर या फिर उसकी लोकेशन में अगर चेंजेस आ जाए तो उससे उसकी जो काम होता है, जो उसका फंक्शन होता है, उसमें भी चेंज आता है उस जीन के। सही है। किस लिए हम ये काम करते हैं? चेंजेस लाते हैं टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स।
हमें जो करेक्टर्स रिक्वायर्ड है, जो जरूरत है, उसको हासिल करने के लिए हम ये काम करते हैं, सही है। और इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आप जरा इसकी डेफिनेशन को समझ लो कि भाई उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं किसकी, जीन की, किस लिए, टू ब्रिंग चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन, सही है, ताकि जीन के स्ट्रक्चर में या उसके लोकेशन में चेंज लाया जा सके, टू अचीव डिजायरेबल कंडीशन, जो हमारी जरूरत है हमें जिस करेक्टर्स की, उसको अचीव करने के लिए हम ये काम करते हैं, सही। तो उसकी स्टडी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, सही। अगला जो हमारे पास है सोशो बायोलॉजी, सोशो यानी सोशल, सही है। तो हम इसमें देखते हैं कि भाई अगर जो हमारे पास सोशल बिहेवियर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ तालमेल, ताल्लुकात किस तरह है, तो उसको हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। इसका मतलब होता है कि भाई इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। तो एक दूसरे के आपस में बिहेवियर, यानी उसके आपस में इंटरेक्शन कैसे, ताल्लुकात कैसे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, सिर्फ जानदार, एक जानदार के दूसरे जानदार के बीच में ताल्लुकात यानी इंटरेक्शन किस तरह है, इस चीज को देखा जाता है किसमें, सोशो बायोलॉजी में, सही है। फिर आते हैं हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स का वर्ड निकाल दो तो यहाँ से मतलब समझ आ जाएगा कि भाई द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। अगर आप कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी कर रहे हो तो मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, पैरासाइटोलॉजी। फिर उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी तो सबको पता होगा भाई, मेडिकल स्टोर, फार्मा मेडिकल स्टोर, सही है। फार्माकोलॉजी में हम कहते देखते किसको है कि भाई द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स ये फिल्मों वाला ड्रग्स नहीं है, दवाइयां, सही है। तो अगर आप दवाइयों के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि भाई दवाइयों के असर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी, सही है। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या, किस चीज के बारे में, कि भाई उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना जिससे हमारे क्या बने हो, जिससे हमारे सेल और उसके ऑर्गेनेलीज बने हो, सही है। वो मॉलिक्यूल जिससे हमारे पास हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल और उसके ऑर्गेनेलीज बनते हैं, सही है, जिसमें हमारे पास सल्फर आता है, फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन आता है, सही है। फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना जिससे हमारा सेल और सेल ऑर्गेनेलीज बनते हैं। देखो भाई हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है, तो हमारी सेल भी कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सही है। तो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको याद करें, इसके नोट्स बनाएं, सही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।